नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर, जहां हम प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका से। भारत ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली है। भारतीय संविधान में इन्हें नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। इसका विस्तार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र अर्थात मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 12 में किस शब्द को परिभाषित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य को। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। इसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल शामिल है। इसके अलावा स्थानीय और अन्य प्राधिकरण भी राज्य की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 13 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनी अधिकार। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होती है। यह न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका देता है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत जाया जा सकता है? तो यह सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। व्यक्ति मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। पहले यह अनुच्छेद 19(1) यफ और अनुच्छेद 31 में था। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 6। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, इसलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 भेदभाव के निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 16 से 18 क्रमशः लोक नियोजन में समान अवसर, अस्पृश्यता और उपाधियों से संबंधित है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 15(3) राज्यों को किसके लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, महिलाओं और बच्चों के लिए। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। यह अनुच्छेद 15(1) और 15(2) के सामान्य नियम का अपवाद है। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के हितों की विशेष सुरक्षा करना है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 15(4) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो सही आंसर ऑप्शन ए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। 4 प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। यह सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति भी शामिल है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विधि के समक्ष समानता।
अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का पहला अनुच्छेद है। इसमें विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है। यह सभी व्यक्तियों के लिए कानून के समान संरक्षण की बात करता है। अगला प्रश्न, 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग से संबंधित घोषणा किसने की? सही आंसर ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसमें मौलिक अधिकारों और सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य किनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा SC/ST के लिए। अनुच्छेद 15(4) विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी शामिल है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 15(5) को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अगला प्रश्न, अनुच्छेद 15(5) को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 93वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 15(5) को 93वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2005 द्वारा जोड़ा गया। इसका संबंध शैक्षणिक संस्थानों में SC/ST और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए प्रवेश में विशेष प्रावधान से है। यह प्रावधान निजी शैक्षणिक संस्थानों तक भी लागू हो सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान इसके दायरे से बाहर है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 15(6) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो सही आंसर ऑप्शन डी, 103वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 15 का उपखंड 6 को 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए विशेष प्रावधान करना है। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में 10% तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 16(1) किससे संबंधित है? अगला प्रश्न, अनुच्छेद 16(1) किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 का संबंध राज्य के अधीन रोजगार व नियोजन में समान अवसर से है। अनुच्छेद 1 सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के अवसरों में समानता सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 16(2) के अनुसार निम्न में से किस आधार पर सरकारी रोजगार में भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी, उपर्युक्त सभी। अनुच्छेद 16(2) में धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग जैसे आधारों पर भेदभाव निषिद्ध है। इसमें उद्भव, जन्मस्थान और निवास भी शामिल है। राज्यों के अधीन रोजगार या पद के संबंध में इन आधारों पर किसी नागरिक को अपात्र नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 16(3) किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, निवास संबंधी शर्तों से। अनुच्छेद 16(3) निवास संबंधी शर्तों से संबंधित है। संसद किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ रोजगार के लिए निवास संबंधी शर्तें निर्धारित कर सकती है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष सरकारी रोजगारों में स्थायी निवास से संबंधित शर्तों को वैधानिक आधार देना है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 16(4) के तहत किस वर्ग के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित है। यह उन वर्गों पर लागू होता है जिनका राज्य की राय में सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यह प्रावधान सरकारी नियुक्तियों और पदों में आरक्षण का आधार प्रदान करता है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 16(4)(a) किससे संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण।
अनुच्छेद 16(4)(a) को 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा जोड़ा गया। यह एससी और एसटी के लिए सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण से संबंधित है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब संबंधित वर्ग को सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 16(4)(b) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 81वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 16(4)(b) को 81वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2000 द्वारा जोड़ा गया। यह बैकलॉग रिक्तियों से संबंधित है। ऐसी आरक्षित रिक्तियों को बाद के वर्षों में भरा जा सकता है और उन्हें उस वर्ष की 50% आरक्षण सीमा की गणना में शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सामान्य अधिकतम सीमा 50% निर्धारित करने वाला प्रमुख मामला कौन सा था? तो सही आंसर ऑप्शन सी, इंदिरा साहनी मामला। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 मामला मंडल आयोग और ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्यतः आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की। न्यायालय ने यह भी माना कि असाधारण परिस्थितियों में इस सीमा से विचलन संभव हो सकता है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 16(5) के अनुसार धार्मिक संस्था के कुछ पदों पर किस आधार पर नियुक्ति की जा सकती है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति को। अनुच्छेद 16(5) धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं से संबंधित है। ऐसे पदों के लिए किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 16(1) में दी गई सामान्य अवसर की समानता के नियम का विशेष अपवाद है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 16(6) के तहत ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 10%। अनुच्छेद 16(6) को 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों में 10% तक आरक्षण का प्रावधान है। यह एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के से अलग प्रावधान है। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में व्यवहार निषिद्ध है। इसके उल्लंघन को कानून के अनुसार दंडनीय अपराध बनाया गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। राज्य सैन्य या शैक्षिक सम्मान के अलावा उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। भारत का नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे संविधान के अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300(a) के तहत संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19(1)(a) किस स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। प्रेस की स्वतंत्रता को भी इसी अधिकार का हिस्सा माना गया है। यह अधिकार पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19(1)(b) के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 19(1)(b) नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्रित होने का अधिकार देगा। इस अधिकार पर अनुच्छेद 19(3) के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था आदि के हित में इन प्रतिबंधों का प्रावधान है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19(1)(c) किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(c) नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है। इसमें राजनीतिक दल, संगठन और संघ बनाने का अधिकार शामिल हो सकता है। इस अधिकार पर अनुच्छेद 19(4) के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते